Hello, my dear students. Today I will take the class on the subject of medical surgical nursing part 2, and today's topic is most common type of cancer, which is lung cancer. Lung cancers arise in any part of the lung, but 90% to 95% of the cancer of the lung are thought to arise from the epithelium cells. The cells line the larger and smaller airways, bronchi and bronchioles. For this reason, lung cancer are sometimes called bronchogenic cancer or bronchogenic carcinoma. तो लंग का कोई भी पार्ट में कैंसर हो सकता है, बट मोस्ट कॉमनली 90 to 95% लंग का कैंसर मेनली एपिथेलियम सेल में होता है. एपिथेलियम सेल कहाँ पे रहता है लंग का? मेनली जो स्मॉलर एंड लार्जर एयरवे है, मीन्स ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स है, वहाँ पे वो लाइन होता है एपिथेलियम सेल से. तो एपिथेलियम सेल में मोस्ट कॉमनली लंग कैंसर होता है. इसलिए लंग कैंसर का और एक नाम है, उसको बोलते हैं ब्रोंकोजेनिक कैंसर और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लंग कैंसर ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल में अफेक्ट करता है. ठीक है. कैंसर ऑल्सो कैन अराइज फ्रॉम द प्लूरा कॉल्ड मेसोथेलियोमास or rarely from supporting tissues within the lung. For example, the blood vessels. The lung also is very common site for metastasis for tumor in other part of the body. तो कैंसर लंग का जो कैंसर है वो प्लूरा को भी अफेक्ट कर सकता है. प्लूरा में जब लंग कैंसर होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे मेसोथेलियोमस, क्योंकि प्लूरा में जो सेल है वो है मेसोथेलियल सेल. तो उसमें कैंसर होगा और ट्यूमर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मेसोथेलियोमस. ठीक है. और लंग का जो सपोर्टिंग टिश्यू है, मसल है और उसका जो ब्लड वेसल है, वहाँ पे भी कैंसर हो सकता है. ठीक है. और वो बॉडी में कोई भी पार्ट में कैंसर होगा तो हम लोग को पता है कैंसर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटास्टेसिस करना, मीन्स अदर ऑर्गन को जाके इन्वॉल्व करना और अदर ऑर्गन में जाके अफेक्ट करना. तो कोई भी बॉडी पार्ट में कैंसर होगा तो लंग भी एक मोस्ट कॉमन साइट है जहाँ पे इजीली कोई भी ट्यूमर और कोई भी कैंसर वहाँ पे लंग में आके मेटास्टेसिस कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द etiology or risk factor for the development of lung cancer. Okay. फर्स्ट इज द स्मोकिंग. सबको पता है लंग कैंसर स्मोकिंग के साथ कोरिलेटेड है. जो पर्सन चेन स्मोकर है, सिगरेट स्मोक ज़्यादा करता है, टोबैको स्मोक करता है, तो उन लोगों का 90% चांस है लंग कैंसर होने का. ठीक है. तो लंग कैंसर होने के लिए जो कार्सिनोजन है वो टोबैको स्मोक में रहता है. कार्सिनोजन मीन्स क्या है? जो कैंसर डेवलप करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं कार्सिनोजन. तो टोबैको स्मोक करने से कौन सा कॉमन कार्सिनोजन बॉडी में एक्सपोज होता है? वो है नाइट्रोसामाइन एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ये दो कार्सिनोजन टोबैको स्मोक करने से बॉडी का एक्सपोजर में आता है, जिसके वजह से वो पर्सन का लंग कैंसर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट पैसिव स्मोकर. तो पैसिव स्मोकर कौन है? जो पर्सन एक्टिव स्मोक नहीं करता है, मैंने जो पर्सन खुद स्मोक नहीं कर रहा है बट कोई पर्सन अदर पर्सन के साथ रह रहा है और अदर पर्सन का इन्वायरमेंट में सराउंडिंग में रह रहा है, जो एक्टिव स्मोकर है. ठीक है. तो जो स्मोक नहीं कर रहा है उससे भी तो थ्रू इन्हेलेशन टोबैको स्मोक हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव स्मोकर. मीन्स जो खुद स्मोक नहीं कर रहा है बट अदर पर्सन सराउंडिंग में रहने के लिए और कोई भी स्मोकर पर्सन सराउंडिंग में रहने के लिए उसको अफेक्ट हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग पैसिव स्मोकर. तो एक स्टडी करके देखा है रिसर्च करके देखा है क्या, जो पर्सन पैसिव स्मोकर है उन लोगों का नॉर्मल पर्सन जो स्मोकर भी नहीं है और पैसिव स्मोकर भी नहीं है, तो उन लोगों से लंग कैंसर होने का चांस पैसिव स्मोकर पर्सन का 24% ज़्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट इज द प्रायर हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर. किसी का पहले हिस्ट्री था लंग कैंसर होने का तो उसका और भी लंग कैंसर होने का रिपीटेशन और सेकेंडरी रिस्क है, उसका और भी लंग कैंसर होने का चांस ज़्यादा है. ठीक है. कोई पर्सन का पहले कैंसर था वो क्योर हो गया है तो उसका और नेक्स्ट टाइम और भी लंग कैंसर होने का चांस है. ठीक है. नेक्स्ट इज द
familiar predisposition मीन्स ओनली जो स्मोकर पर्सन उन लोगों को ही लंग कैंसर होता है ऐसा नहीं है। स्मोकर नॉन स्मोकर सबको ही लंग कैंसर हो सकता है, बट स्मोकर जो है चेन स्मोकर जो लोग हैं उन लोगों का नॉन स्मोकर पर्सन से ज़्यादा चांस है लंग कैंसर होने का। बट यहाँ पे एक जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मीन्स कोई भी पर्सन का जीन में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से लंग कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। मेनली जो 15 नंबर क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम का क्यू आर्म में एक स्पेसिफिक प्रोटीन कोट रहता है जो क्या करता है निकोटीन के साथ और टोबैको के साथ क्या करता है इंटरैक्ट करता है, जिसके वजह से क्या होता है उसका लंग कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है। तो याद रखना पड़ेगा जेनेटिक डिफेक्ट के वजह से भी लंग कैंसर होने का चांस है। ठीक है, नेक्स्ट इज द lung disease. Lung disease, the presence of certain disease of the lung, notably chronic obstructive pulmonary disease, is associated with an increased risk for the development of lung cancer, even after the effect of concomitant cigarette smoking are excluded. तो कोई भी पर्सन जिसका लंग डिजीज़ है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, तो उन लोगों का ज़्यादा चांस है लंग कैंसर होने का। ठीक है, नेक्स्ट इज द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल, इंडस्ट्री, पावर प्लांट कैन रेज द लाइक्लीहुड ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर। तो जो पर्सन पॉल्यूटेंट के एक्सपोजर में ज़्यादा आता है और कोई भी पर्सन जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, बहुत सारा फैक्ट्री का पॉल्यूटेंट का एक्सपोजर में आ रहा है, तो उन लोगों का ब्रीदिंग के साथ वो डस्ट वगैरह फ्यूम वगैरह लंग में जा रहा है, तो उन लोगों का ज़्यादा चांस है लंग कैंसर होने का। नेक्स्ट इज द एस्बेस्टस फाइबर। तो जो लोग एस्बेस्टर का फैक्ट्री में काम कर रहा है, आदर्श फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो कोल का फैक्ट्री भी हो सकता है, सिलिका का फैक्ट्री भी हो सकता है, तो वो सिलिका का डस्ट, एस्बेस्टर का फाइबर और कोल का डस्ट वो कॉन्टिन्यूस वो पर्सन क्या कर रहा है इनहेल कर रहा है, तो इनहेलेशन के थ्रू इनहेलेशन वो डस्ट उसका लंग में जाके डिपॉजिट हो रहा है, जो लंग कैंसर होने का एक मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है। ठीक है, और लास्ट इज द रोडोन गैस। तो जो पर्सन रोडोन गैस का एक्सपोजर में आता है वो रोडोन गैस इनविजिबल गैस है बट ऑर्डरलेस भी है, बट ये गैस बहुत डेंजरस है। ये गैस कोई पर्सन का इजीली लंग कैंसर कर सकता है। ठीक है, तो ये है लंग कैंसर का इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द लंग कैंसर। Mainly the classification is mainly the lung cancer is two types. First is small cell lung cancer, another is the non small cell lung cancer. तो small cell lung cancer क्या है? Small cell lung cancer comprise about 20% of the lung cancer and it is the most aggressive and rapidly growing of all lung cancers. तो small cell lung cancer mainly 20% lung cancer को कवर करता है। मैंने मीन्स 100 केस होगा तो 20% केस लंग कैंसर का स्मॉल सेल लंग कैंसर होगा। ठीक है, तो ये जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है बहुत एग्रेसिव है और रैपिडली ग्रो करता है। इसका स्टेज जो है बहुत रैपिडली वो ग्रो करके एडवांस स्टेज में चला जाता है। ठीक है, स्मॉल सेल लंग कैंसर इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू द सिगरेट स्मोकिंग। इट इज़ रिलेटेड टू सिगरेट स्मोकिंग, मीन्स कोई भी पर्सन का सिगरेट स्मोकिंग का हिस्ट्री है तो उसका स्मॉल सेल लंग कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा है, विथ ओनली 1% ऑफ दिस ट्यूमर्स ऑकरिंग इन द नॉन स्मोकर। मेनली ये नॉन स्मोकर का उतना नहीं होता है, मेनली ये 1% हो सकता है नॉन स्मोकर का, बट मोस्ट ऑफ देम मेनली स्मोकर का ही होता है। स्मॉल सेल लंग कैंसर मेटास्टेसाइज रैपिडली टू मेनी साइट विद इन द बॉडी एंड आर मोस्ट often discovered after they have spread extensively, referring to a specific cell appearance often seen with examining. तो मेनली जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है ये मेनली कोई भी सिम्टम अराइज नहीं करता है। जब ये रैपिड ग्रो करके एडवांस स्टेज में चला जाता है तभी हम लोग डिस्कवर कर पाते हैं कोई भी एबनॉर्मलिटी है, तभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और मेटास्टेसिस जब कर जाता है तब हम लोग देखते हैं बहुत सारा सिम्टम अराइज होता है। ठीक है, next is the non-small cell lung cancer. Non-small cell lung cancer are the most common lung cancer, accounting for the 80% of the lung cancer. तो small cell lung cancer mainly 20% और non-small cell lung cancer is occur
ड्यू टू इट इज़ मेनली ऑकर 80% ऑफ द केसेस। ठीक है, तो ज़्यादा कौन सा होता है, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर 80% केस में होता है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेन टाइप दैट आर नेम बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ सेल फाउंड इन द ट्यूमर। तो मेनली नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर को मेनली हम लोग क्या करते हैं, 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। तो डिपेंड ऑन द सेल, मीन्स ट्यूमर में जो सेल है उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग नाम दे रहे हैं। फर्स्ट इज द एडेनोकार्सिनोमा। एडेनोकार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमनली सीन टाइप ऑफ नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड comprise up to the 50% of the non-small cell lung cancer. While adenocarcinoma are associated with smoker like other lung cancer, this type is observed as well as non-smoker who develop lung cancer. Most adenocarcinomas arise in the outer or peripheral areas of the lung. Bronchoalveolar carcinoma is a subtype of the adenocarcinoma that frequently develop at multiple sites in the lungs and spread along the pre-existing alveolar wall. तो adenocarcinoma जो है वो mainly most common type of non-small cell lung cancer, ये मेनली 50% केस में होता है। ठीक है, मेनली जो लोग स्मोकिंग का हिस्ट्री है, एसोसिएटेड विद स्मोकिंग है, उन लोगों को ये टाइप एडेनोकार्सिनोमा होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, एडेनोकार्सिनोमा मेनली लंग का जो आउटर पोर्शन और पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द लंग है वहाँ पे डेवलप होता है। और इसका एडेनोकार्सिनोमा का मोस्ट कॉमन सब टाइप है ब्रोंकियोलो एल्वियोलर कार्सिनोमा। ठीक है, ये जो कार्सिनोमा है ये मेनली लंग का मल्टीपल साइड में अफेक्ट करता है और स्प्रेड करता है एल्वियोलर वॉल में भी। ठीक है, दिस इज द ऑल अबाउट adenocarcinoma. Next is the squamous cell carcinoma, where formerly more common than adenocarcinoma. तो squamous cell carcinoma adenocarcinoma से भी ज़्यादा केस में होता है, ये मोस्ट कॉमन है, adenocarcinoma से भी ज़्यादा है। At present they are account for 30% of the non-small cell lung carcinoma, also known as epidermoid carcinoma. Squamous cell carcinoma arise most frequently in the central chest area in the bronchi. तो मेनली जो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मेनली जो ब्रोंकाई का सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे अफेक्ट करता है। ठीक है, एंड लास्ट इज द लार्ज सेल कार्सिनोमा, समटाइम रेफर टू एज अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमास, आर द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। तो लार्ज सेल कार्सिनोमा जो है वो मेनली अनडिफरेंशिएटेड है, तो ये मेनली ये लीस्ट कॉमन है, ये उतना नहीं होता है। तो नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के अंदर में लार्ज सेल कार्सिनोमा लीस्ट टाइप ऑफ है, लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ लंग कैंसर है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लंग कैंसर। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द स्टेजिंग ऑफ लंग कैंसर। तो मेनली 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर को में अलग से स्टेजिंग किया हुआ है और स्मॉल सेल लंग कैंसर को अलग से स्टेजिंग किया हुआ है। तो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर जो है उसका मेनली 4 स्टेज है। स्टेज 1 द कैंसर इज कॉन्फाइंड टू द लंग, तो स्टेज 1 में जो कैंसर है वो लंग में कॉन्फाइंड रहेगा। स्टेज 2 एंड 3 द कैंसर इज कॉन्फाइंड टू द चेस्ट, मेनली चेस्ट में ये कैंसर जो है चेस्ट में कॉन्फाइंड रहेगा, with larger and more invasive tumors classified as stage 3। तो ट्यूमर का साइज ज़्यादा बड़ा होगा, मीन्स लार्ज होगा, और ये इन्वेशन जो है जो ट्यूमर होगा वो ज़्यादा इन्वेसिव होगा, तो इसको हम लोग स्टेज 3 के अंदर में क्लासीफाई करेंगे। और स्टेज 4 कैंसर है स्प्रेड फ्रॉम द चेस्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जब कैंसर चेस्ट छोड़ के और कोई बॉडी पार्ट को अफेक्ट करेगा, स्प्रेड करेगा, तब हम लोग उसको बोलेंगे स्टेज 4 टाइप ऑफ नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। ओके, नेक्स्ट इज द स्मॉल सेल लंग कैंसर इज स्टेज अंडर ए 2 tiered system. First is limited stage, refer to cancer that is confined to its area of origin in the chest। मेनली जो चेस्ट का जो origin ऑफ एरिया है वहाँ पे कन्फाइन होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे लिमिटेड स्टेज। और एक्सटेंसिव स्टेज द कैंसर हैज स्प्रेड बियॉन्ड द चेस्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव स्टेज। एक नाम से पता चल रहा है एक्सटेंसिव मीन्स क्या है, जब वो जो ट्यूमर है ऑरिजिन छोड़ के अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में अफेक्ट कर रहा है और स्प्रेड कर रहा है, तब हम उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव स्टेज ऑफ द स्मॉल सेल लंग कैंसर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजिंग ऑफ द लंग कैंसर। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मेनली डिपेंड करता है कहाँ पे ट्यूमर हुआ है, लंग में कौन सा पार्ट में हुआ है, ट्यूमर का साइज़ कितना है, कौन सा पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके मेनली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और सिम्टम अराइज होता है। बस मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है वो है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। लंग में प्रॉब्लम है तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी तो होगा ही, लीडिंग टू सिम्टम्स सच एज काफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, हुइजिंग जो एब्नॉर्मल लंग साउंड, चेस्ट पेन हो सकता है, काफिंग आप ब्लड, काफ के साथ ब्लड भी आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं हिमोप्टाइसिस। इफ़ द कैंसर सेल इन्फेक्ट नर्व्स फॉर एग्जांपल इट मे कॉज शोल्डर पेन। तो जब कैंसर की वजह से नार्व में इन्वॉल्वमेंट होगा, मीन्स कैंसर नार्व को इन्वॉल्व करके नार्व को डैमेज कर देगा तो शोल्डर पेन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैनकोस्ट सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट, पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड लीडिंग टू हॉर्सिनेस। तो जब वोकल कॉर्ड में इन्वॉल्वमेंट होगा, मीन्स जब लंग का कैंसर अदर्स बॉडी में पार्ट और लैरिंग्स में स्प्रेड हो जाएगा, एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस वहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, वोकल कॉर्ड में स्प्रेड हो जाएगा, तब पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड हो सकता है। मेटास्टेसिस की वजह से, वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस की वजह से हॉर्सिनेस ऑफ वॉइस हो सकता है। इन्वेशन ऑफ द इसोफेगस होगा तो, इसोफेगस में इन्वेशन होगा तो डिफिकल्टी इन स्वालोइंग होगा, पेशेंट खाना स्वालो नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। ठीक है। इफ ए लार्ज एरो इज ऑब्स्ट्रक्टेड, कोलैप्स ऑफ ए पोर्शन ऑफ द लंग में ऑकर एंड कॉज इन्फेक्शंस, एब्सेस, न्यूमोनिया इन द ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया। तो जब लार्ज एरो जो है वहाँ पे अफेक्ट करेगा और ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और कोलैप्स करेगा, तब हम लोग वहाँ पे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एब्सेस हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट में, तो हम लोग को एक्सरे में देख सकते हैं। ठीक है। दोज आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम विच इज ऑकर इन द लंग कैंसर। और भी है, जब सिम्टम रिलेटेड टू मेटास्टेसिस मीन्स लंग कैंसर और भी बॉडी पार्ट में, बोन, ब्रेन, अदर्स पार्ट में जब स्प्रेड कर जाएगा तो वो जहाँ पे स्प्रेड हो रहा है वो बॉडी पार्ट रिलेटेड सिम्टम अराइज करेगा। तो जब बोन में स्प्रेड होगा तो बोन इन्वॉल्वमेंट होगा तो पेन होगा, बोन जॉइंट पेन होगा। जब ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट होगा, स्प्रेड होगा तो क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल बहुत सारा सिम्टम अराइज करेगा। क्या क्या, ब्लड विजन, हेडेक, सीजर्स, स्ट्रोक, वीकनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये सब होगा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जब ब्रेन में अफेक्ट करेगा। और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम मीन्स कैंसर में जो सिम्टम नॉन स्पेसिफिक है, सब कैंसर में जो सिम्टम कॉमन है वो क्या क्या है। फर्स्ट तो वेट लॉस हो जाएगा, वीकनेस होगा, फैटिक होगा, साइकोलॉजिकल सिम्टम होगा, क्योंकि कैंसर जो है वो एक मॉर्बिड डिजीज़ है, तो इसकी वजह से साइकोलॉजिकल सिम्टम होगा, डिप्रेशन होगा, मूड चेंज होगा, ये सब कॉमन है, ये सब सिम्टम कॉमन है। ठीक है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट तो कोई भी पेशेंट आएगा तो उसके पास से हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। हिस्ट्री टेकिंग करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। हिस्ट्री टेकिंग करने के टाइम में उसका पर्सनल हिस्ट्री, उसके बाद कोई भी एडिक्शन का हिस्ट्री है नहीं है वो लिखना पड़ेगा, साइन सिम्टम क्या क्या है वो सब देखना पड़ेगा। और लंग मेनली तो अफेक्टेड पार्ट लंग है, तो लंग को प्रॉपरली फिजिकल एग्जामिनेशन मेनली लंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो ऑस्कल्टेट करके देखना पड़ेगा कोई भी एबनॉर्मल लंग साउंड है नहीं है, बोथ लंग का मूवमेंट ठीक बायलैटरल है नहीं है, ये सब मेनली देखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सरे। तो चेस्ट एक्सरे करके हम लोग देखेंगे लंग का कौन सा पार्ट में अफेक्टेड हुआ है, बट एक्सरे करने से पता नहीं चलता है वो कैंसरस एरिया जो है वहाँ को हम लोग अच्छे से वो कैंसरस एरिया के बारे में उतना अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाते। इसके लिए है बहुत सारा अदर स्टेज है, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी और कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी मीन सीटी स्कैन करना पड़ेगा। तो पर्सन को क्या करना पड़ेगा, सीटी स्कैन करके चेस्ट का सीटी स्कैन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग जो कैंसरस एरिया है और ट्यूमर है उसके बारे में और भी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। और कोई भी अदर बॉडी पार्ट में मेटास्टेसिस हुआ है, एब्डोमेन, लीवर, ब्रेन में हुआ है, तो वो बॉडी पार्ट में भी हम लोग सीटी स्कैन करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। अनदर इज द MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो MRI करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ट्यूमर है, ट्यूमर का लोकेशन है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है।
नेक्स्ट इज द पॉजिटन इमिशन टोमोग्राफी, ये भी वन टाइप ऑफ स्कैनिंग है। ये भी करके हम लोग कैंसर और ट्यूमर के बारे में कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट हुआ है, कौन सा लिम्फ नोड में स्प्रेड हुआ है, कहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट में मेटास्टेसिस हुआ है, वो रिलेटेड हम लोग कॉम्प्लीट एक डिस्क्रिप्टिव डाटा कलेक्ट कर पाएंगे, जो हम लोग का डायग्नोसिस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज द बोन स्कैन, जिसके वजह से बोन में इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम लोग उसको डिटरमाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट स्पुटम साइटोलॉजी is the simplest method to establish the diagnosis is the examination of the sputum under the microscope। तो स्पूटम कलेक्ट करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा, जिसके वजह से हम लोग इजीली डायग्नोस कर पाएंगे क्या क्या एबनॉर्मलिटी है। नेक्स्ट ब्रोंकोस्कोपी, visualizing the airway through a thin fiber optic probe inserted through the nose and mouth may reveal areas of tumor that can be sampled फॉर डायग्नोसिस बाय द पैथोलॉजिस्ट। तो मेनली ब्रोंकोस्कोपी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सैंपल कलेक्ट करके, ट्यूमर्स सैंपल कलेक्ट करके पैथोलॉजिस्ट क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट नीडल बायोप्सी, जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ से बायोप्सी लेके और फाइन नीडल एस्पिरेशन ऐसे करके वहाँ से सेल लेके कल्चर करके हम लोग देख सकते हैं वहाँ का सेल का टाइप कैसा है, मेटास्टेसिस वो सेल मैलिग्नेंट है, बिनाइन है, कौन सा टाइप ऑफ कैंसर है, स्मॉल सेल कैंसर है, नॉन स्मॉल सेल कैंसर है, स्मॉल सेल कैंसर होगा, नॉन स्मॉल सेल कैंसर होगा तो एडेनोकार्सिनोमा है, अदर टाइप ऑफ लार्ज सेल कार्सिनोमा है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये सब हम लोग नीडल बायोप्सी करके इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और भी है थोराकोसेंटेंसिस, ये भी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीड्यूर है। तो लंग में कैंसर होगा तो लंग का जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग प्लूरा का 2 लेयर होता है, एक पैराइटल प्लूरा, एक विसरल प्लूरा। वो प्लूरा के अंदर में एक स्पेस होता है, वहाँ पे थोड़ा फ्लूइड रहता है, बट ड्यू टू कैंसर वहाँ पे प्लूरा का दो जो लेयर है प्लूरा का, वहाँ पे स्पेस में ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ थोराकोसेंटेंसिस हम लोग नीडल एस्पिरेशन करके वहाँ से फ्लूइड कलेक्ट करके और सैंपल कलेक्ट करके उसको हम लोग कल्चर करके देख सकते हैं वहाँ पे कौन सा सेल टाइप है, सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब हम लोग देख के डायग्नोसिस कर पाएंगे। और भी है सर्जिकल प्रोसीड्योर, मोस्ट कॉमनली सर्जिकल प्रोसीड्योर में तो बायोप्सी आएगा, और थोराकोटोमी और एक सर्जिकल प्रोसीड्योर है जिससे हम लोग सर्जिकली ओपन करेंगे चेस्ट वॉल को फॉर द रिमूवल ऑफ द बायोप्सी या ट्यूमर, मीन्स चेस्ट वॉल को ओपन करके ट्यूमर से बायोप्सी ले सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थोराकोटोमी। ठीक है, और लास्ट इज द ब्लड टेस्ट करके तो हम लोग कोई कैंसर पेशेंट का कैंसर हुआ है, लंग कैंसर हुआ है, कौन सा टाइप ऑफ कैंसर है हुआ है, ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट ब्लड टेस्ट करके हम लोग बॉडी में जो बायोकेमिकल मेटाबॉलिक चेंजेस हुआ है वो डिटरमाइन कर पाएंगे। तो दोज आर द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ लंग कैंसर। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट में फर्स्ट है सर्जरी। तो 10 to 35% of the lung cancer can be removed surgically. Surgical removal of the tumor is generally performed for limited stage 1 or sometimes stage 2 non-small cell lung cancer, and is the treatment of choice for cancer that has not spread beyond the lung. Surgery is less often performed with small cell lung cancer because those tumors are less likely to be localized to the one area than can be removed. तो मेनली जो सर्जरी करना है, मेनली 10 to 35% लंग कैंसर का केस में सर्जरी होता है। तो मोस्ट कॉमनली नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में सर्जरी होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में हम लोग सर्जरी कर पाते हैं, और स्टेज स्मॉल सेल जो लंग कैंसर है वहाँ पे मेनली सर्जरी नहीं करना है, क्योंकि वो कैंसर मेनली वन एरिया में कॉन्फाइन नहीं होता है, बहुत सारे एरिया में लोकलाइज्ड होता है, जिसलिए उसको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो बहुत सारा सर्जरी का न्यू टर्म है यहाँ पे। लोबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ 1 लोब, जब लंग का 1 लोब रिमूव करना है उसको बोलेंगे लोबेक्टोमी। बाइलोबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द 2 लोब्स। न्यूमोनेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द एंटायर लंग। सेगमेंटल रिसेक्शन, रिमूवल ऑफ द 1 segment of the lung tissue. Sometimes lymph node in the region of the lung also are removed, is called the lymphadenectomy। तो ये सब सर्जरी का न्यू टर्म है, सर्जरी का नेम है, तो ये सब तुम लोगों का याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट इज द रेडिएशन थेरेपी। तो जो कोई भी कैंसर है, रेडिएशन थेरेपी और केमोथेरेपी कॉमन है। तो मेनली रेडिएशन थेरेपी सर्जरी के पहले भी दे सकते हैं और सर्जरी के बाद भी दे सकते हैं। तो बहुत बड़ा ट्यूमर होगा तो उसको रेडिएशन थेरेपी दे के श्रिंक करके वो ट्यूमर को उसके बाद सर्जरी कर सकते हैं। और सर्जरी के बाद भी वहाँ पे बहुत सारा कैंसर सेल रह गया है, उसको किल करने के रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। तो सर्जरी के पहले, सर्जरी के बाद और अलोंग विथ केमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी देते हैं। ठीक है, कैंसर सेल को श्रिंक करने के लिए और उसका ग्रोथ को डिले करने के लिए, और उसका जो डिवीजन है और ग्रोथ रेट है उसको डिले करने के लिए। नेक्स्ट इज द केमोथेरेपी। तो केमोथेरेपी भी नॉन स्मॉल सेल कैंसर, लंग कैंसर और स्मॉल सेल लंग कैंसर बोथ में यूज होता है। ठीक है, केमोथेरेपी देके लंग का जो ट्यूमर है, जो कैंसर है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका ग्रोथ को बंद कर सकते हैं, उसका ग्रोथ को उसको किल कर सकते हैं। ठीक है, तो केमोथेरेपी भी सर्जरी के पहले, सर्जरी के बाद और अलोंग विथ रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं। लास्ट इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन क्या है? Radio frequency energy is then transmitted to the tip of the needle, where it produces heat in the tissues, killing the cancerous tissue and closing small blood cells that supply the cancer. तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द टिप ऑफ द नीडल हम लोग जहाँ पे ट्यूमर है वहाँ पे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ का जो कैंसरस टिश्यू है वो किल हो जाएगा और वहाँ का जो ब्लड वेसल है जो वहाँ का टिश्यू को ब्लड सप्लाई दे रहा है वो क्लोज हो जाएगा, जिसके वजह से वहाँ का कैंसर जो है वो किल हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, सेल डेथ हो जाएगा, वहाँ का कैंसरस टिश्यू और कैंसरस सेल जो है वो डेथ हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द अनदर मेथड बाय व्हिच वी कैन किल द कैंसरस सेल। ओके, this is the radio frequency ablation. This is all about the management. Next I will discuss about the nursing management. Mainly I will discuss about the nursing diagnosis. First is the impaired gaseous exchange related to removal of the lung tissue, altered oxygen supply and decreased oxygen carrying capacity of blood. Second diagnosis is ineffective airway clearance related to increased amount or viscosity of secretions, restricted chest movements, pain, fatigue and weakness. Third is the acute pain related to surgical incision, tissue trauma and disruption of intercostal nerves, presence of chest tube and cancer, invasion of pleura or chest wall. Fourth, fear, anxiety related to situational crisis, threat to or change in status and perceived threat of death. Last is the deficient knowledge regarding condition, treatment, prognosis, self-care and discharge needs related to lack of exposure, unfamiliarity with information or resources, information misinterpretation and lack of recall. So those are the most common nursing diagnoses. Please make the nursing care plan based on those nursing diagnoses, and also add the preoperative, postoperative nursing care for the patient of lung cancer. Okay, this is all about the topic lung cancer. I think this video is very helpful to you all. Please watch this video and make the notes from here. Thank you.